हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडी विद सुरभि। सो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हो, हमने आपकी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की फ्री सीरीज लॉन्च की है, जिसमें हमने आपका लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी कवर कर दिया है। उसमें हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करे हैं, जैसे कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग का हमने होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव डिफरेंस पढ़ा है। साथ ही साथ हमने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को भी कवर की है। इन एडिशन टू दैट हमने ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, मीनिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग भी पढ़ा है। सो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, दे कैन वॉच इट आउट इफ यू वांट टू, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो बेसिक टर्म्स का पता होना आपको बहुत जरूरी है, तभी ही आप अकाउंट्स पे ग्रिप बना पाओगे। जैसे कि डेटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, व्हाट आर एसेट्स, व्हाट आर लाइबिलिटीज, बैलेंस शीट किसको बोलते हैं, इक्विटी क्या होती है, एंड मैनी मोर। हम ये सब आज डिस्कस करेंगे, राइट। सो टर्मिनोलॉजीज पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हमने अपना अरम बैच स्टार्ट करा है, जो कि एक क्रैश कोर्स है। बैच की स्टार्ट डेट है 25 अगस्त। जो भी इंटरेस्टेड है वो एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ हमने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी का भी क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। बहुत मिनिमल फीस है, 1200। सो जिनको भी लगता है जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, दे कैन एनरोल देमसेल्व्स सो दैट उनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। फुल रिफंड रहेगा तीनों कोर्सेज में इफ यू आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वेरी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी, दैट इज योर एसेट्स। व्हाट आर एसेट्स? एसेट्स क्या होते हैं? सो एसेट्स हर वो चीज होती है जो बिजनेस के पास होती है और जिसकी कुछ वैल्यू रहती है, ठीक है। हर वो चीज जो बिजनेस के पास होती है और जिसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू रहती है, उसे बोलते हैं एसेट्स। क्यों? क्योंकि इन चीजों से बिजनेस को फ्यूचर में फायदा होता है, ठीक है। सो लेमैन लैंग्वेज में एसेट्स क्या होते हैं? बिजनेस के पास क्या क्या है वो हो गया एसेट्स। बिजनेस के पास क्या क्या है वो क्या होगी? आपके एसेट्स हो गए। जैसे बिजनेस के पास क्या है? प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कैश हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, एंड मैनी मोर, राइट। सो व्हाट आर एसेट्स? एसेट्स आर द रिसोर्सेस जो कौन ओन करता है, उसका ओनरशिप किसके पास होती है? कंपनी के पास या इंडिविजुअल के पास? और वहां से क्या जनरेट होता है? मनी या इनकम। सो एसेट्स हमारे रिसोर्सेज होते हैं जो कि इंडिविजुअल्स ओन करते हैं और वहां से हमें इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट होती है, मींस हमें मनी और इनकम जनरेट होती है। एंड रिसोर्सेज क्या होते हैं? सो एक चीज बताओ, आप ह्यूमन बीइंग हो, आपकी कुछ नीड्स एंड वांट्स भी होंगी, डेफिनेटली होंगी ना। उनको फुलफिल करने के लिए आपको रिसोर्सेस, कुछ चीजों की जरूरत होगी। यू नीड समथिंग, राइट। कुछ चीजें आपको चाहिए होंगी, तो वो जो चीजें चाहिए आपको नीड्स और वांट्स फुलफिल करने के लिए, उन्हें ही क्या बोलेंगे? हम रिसोर्सेस बोलेंगे। एग्जाम्पल, कैश हो गया, टाइम इज अ वेरी प्रेशियस रिसोर्स, आपने सुना होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई आपकी, जैसे कि कॉपीराइट हुआ, गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, राइट। एनर्जी हो गई, ठीक है। रिसोर्सेज आपके टेंजिबल भी रहते हैं एंड इंटेंजिबल भी रहते हैं, ठीक है। तो सिमिलर वे में अगर रिसोर्सेज टेंजिबल है एज वेल एज इनटेंजिबल है, तो एसेट्स भी हमारे टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल हो जाएंगे, ठीक है। एंड व्हाट आर टेंजिबल रिसोर्सेज? वो रिसोर्सेज जिनको आप टच कर सकते हो, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस रहती है। एग्जाम्पल, कैश, इन्वेंट्री, मशीन, बिल्डिंग, इन सबको आप टच करके देख सकते हो। इंटेंजिबल हो गए जिनको आप सिर्फ फील कर सकते हो, दे कांट बी टच्ड, राइट। जैसे कि कॉपीराइट हो गया, पेटेंट्स हो गए, गुडविल हो गई, ठीक है। ये सब आप चीजें टच नहीं कर सकते। एंड एसेट्स की एग्जाम्पल कौन कौन सी है? जो रिसोर्सेज होंगे वही आपके क्या रहेंगे? एसेट्स रहेंगे ना।
क्योंकि उन्हीं को तो कंपनी ओन करेगी, इंडिविजुअल ओन करेगा, जिससे उसको मनी जनरेट होगी, राइट। सो कैश हो गया, इन्वेंट्री रहेगी आपकी, मशीन आ जाएगी, बिल्डिंग्स आ जाएंगी, कॉपीराइट्स आ जाएंगी। सो इज द मीनिंग ऑफ एसेट्स क्लियर टू यू? नाउ वी विल रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ एसेट्स, कि एसेट्स की कौन कौन सी टाइप्स रहती हैं। बेसिकली एसेट्स की क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स में की जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्जन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस, कि मतलब वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं कर रहे, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया, टेंजिबल और इंटेंजिबल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ यूजेबिलिटी, बिजनेस में क्या यूज है, बिजनेस में यूज क्या है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी में क्या आते हैं आपके करंट एंड नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को हम और क्या बोलते हैं, लिक्विड एसेट्स। क्यों? क्योंकि दे आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। इनटू कैश, क्योंकि ये जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे, करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगी इसकी, इन्वेंटरी मींस स्टॉक और कैश, ठीक है। और नॉन करंट एसेट्स आपके क्या होंगे, फिक्स्ड एसेट्स, जो बिजनेस या कंपनी एक्वायर करती है फॉर लॉन्ग टर्म यूज, जैसे लैंड हो गई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई, ये आपके क्या हो गए, नॉन करंट एसेट्स। देन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एक्सिस्टेंस, टेंजिबल एज वेल एज इंटेंजिबल, जो मैंने आपको ऊपर क्लियर करवाया है, फिर से थोड़ा सा आपको एग्जांपल्स के थ्रू बता देती हूँ। टेंजिबल कौन से हुए, जिनको आप टच कर सकते हो, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस रहती है, ठीक है। जैसे कि ऑफिस सप्लाईज हो गई, बिल्डिंग हो गई, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, ठीक है। इनको आप टच करके देख सकते हो। इंटेंजिबल हो गया, जिनको आप फील कर सकते हो, उनको आप टच नहीं कर सकते, जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, राइट। दीज आर योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट। उसके बाद रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ यूजेबिलिटी, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। ऑपरेटिंग एसेट्स कौन सी होती हैं, जो डायरेक्टली डे टू डे ऑपरेशंस में यूज होते हैं, ठीक है। जो डायरेक्टली डे टू डे ऑपरेशंस में यूज होंगे, उनको बोलेंगे ऑपरेटिंग एसेट्स। एग्जाम्पल हो गया मशीनरी, फैक्ट्री, स्टॉक, कैश, डेटर्स। हम पढ़ेंगे हु आर डेटर्स एंड हु आर क्रेडिटर्स। एंड नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स कौन से होंगे, जो बिजनेस के कोर ऑपरेशंस में यूज नहीं होते, पर फिर भी बिजनेस के पास होते हैं, ठीक है। ये बिजनेस के कोर ऑपरेशंस में यूज नहीं होते हैं, पर फिर भी ये बिजनेस के पास रहते हैं या होते हैं, जैसे अनयूज लैंड हो गई और वेकेंट लैंड। ये कोर ऑपरेशन में थोड़ी यूज होगी, मतलब मेन ऑपरेशन, मेन बिजनेस में थोड़ी यूज होगी, ठीक है। पर ये बिजनेस का एसेट तो है ना। आइडियल इक्विपमेंट, कोई ऐसे ही इक्विपमेंट पड़ा है जिसका यूज कुछ भी नहीं हो रहा, but that is the asset of the business ना, right? So these are your non-operating assets. Then we will read about the concept of liability. Liability क्या होता है, liability होता है आपका debt, ठीक है। debt क्या होता है आपका कर्जा, ठीक है। debt क्या हुआ आपका कर्जा। so liability क्या हुई, आपका, आपके ऊपर कितना कर्जा है। What is the meaning of liability? It is an obligation that a person or company must meet. So आप देख सकते हो इस डायग्राम से कि ये क्या है, इस पे डेट है, जिसका भार इस पर्सन ने, एबीसी पर्सन ने उठाया है, क्योंकि ये आपको पे बैक करना रहता है। उसके बाद हम इसकी पढ़ेंगे टाइप्स, राइट। इसकी टाइप्स क्या होंगी, पर्सनल लाइबिलिटीज और बिजनेस लाइबिलिटीज। पर्सनल लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं, जो पर्सन की लाइबिलिटीज होंगी, ठीक है। जो पर्सन की खुद की लाइबिलिटीज होंगी उसको क्या बोलेंगे, पर्सनल लाइबिलिटीज। जैसे एक इंडिविजुअल ने क्रेडिट कार्ड ले लिया है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड पे डेट ले लिया है, तो उसे क्या बोलेंगे, पर्सनल लाइबिलिटीज। कोई आपने स्टूडेंट अपने बच्चे के लिए लोन रेज कर लिया है,
कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशंस आपको मीटअप करनी है, या आपने घर गिरवी रखा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ये सब क्या है, आपकी पर्सनल लाइबिलिटीज रहेंगी। उसके बाद बिजनेस लाइबिलिटीज कौन सी होगी, बैंक लोन आ जाएगा इसमें, बैंक से लोन रेज कर लिया है, आपने क्रेडिटर्स से पैसा रेज कर लिया है, राइट, या आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं आपके, कुछ बिल्स पेएबल हैं, आपको कुछ बिल्स देने वाले हैं, टैक्स पेएबल आ जाएगा, पेंशन पेमेंट्स करनी है, ये सब आपकी क्या हो जाएंगी, बिजनेस की लाइबिलिटीज रहेंगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इज लाइबिलिटी गुड और बैड। लाइबिलिटी कैन बी गुड एंड कैन बी बैड। कैसे, लाइबिलिटीज जब आप लेते हो, डेट जब आप लेते हो, डेट लेने से, कर्जा लेने से आपका बिजनेस थोड़ा सा ग्रो कर जाता है। सपोज आपको 1 लाख की जरूरत है बिजनेस में, तो आप 1 लाख रुपीज लोगे डेट, तो आप बिजनेस को इफेक्टिवली रन कर पाओगे। बट इसकी बैड थिंग क्या है कि अब आपको 1 लाख रुपीज तो फ्यूचर में रीपे करना है ना, तो ये एक लाइबिलिटी बन जाती है, आप पे कर्जा बन जाता है, ठीक है। सो बिजनेस लाइबिलिटीज जो होती हैं आपकी, वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती हैं। करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, राइट। सो करंट लाइबिलिटीज कौन सी होती है आपकी, करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जो आपने 1 साल के अंदर जिनको पे ऑफ करना रहता है, जिनको लेस देन 1 ईयर के अंदर आपको पे बैक करना है, वो हो गई आपकी करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाएगा, करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स आ जाएंगे, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स आ जाएंगे, राइट। उसके बाद आएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज आएंगी आपकी, इसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ये लॉन्ग टर्म के लिए होंगी, मींस मोर देन 1 ईयर के लिए होंगी। इसमें क्या आ जाएगा, बैंक लोन जैसे आपने रेस किया है फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, डिबेंचर्स आ जाएंगे इसमें, या बॉन्ड्स आ जाएंगे। देन कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होती है वो लाइबिलिटी जो अभी कंफर्म नहीं है बट फ्यूचर में हो सकती है, ठीक है, ये एक फ्यूचरिस्टिक लाइबिलिटी होती है। ये लाइबिलिटी अभी आपके सिर पे नहीं आई होती है, ये कर्जा अभी नहीं आया होता है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि आ सकता है। एग्जाम्पल, जैसे कोर्ट में किसी का केस चल रहा है, ठीक है, अगर हार गया तो पैसा देना पड़ेगा ना, अगर जीत गया तो नहीं देना पड़ेगा, तो इट इज अ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, ठीक है। इसको हम फुट नोट की तरह मेंशन करते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। सो ये आपका डिटेल्ड लाइबिलिटी हमने कवर कर लिया है, ठीक है। उसके बाद एक सिंपल मैनर में हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट आर एसेट्स एंड व्हाट आर लाइबिलिटीज। सो जहां से भी हमें पैसा आएगा दोज आर एसेट्स, और जहां से भी पैसा हमारा बाहर जाएगा दोज आर लाइबिलिटीज, ठीक है। देन व्हाट इज इक्विटी, इक्विटी को हम क्या बोलते हैं, और कैपिटल, एंड कैपिटल क्या होती है, द मनी इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर और ओनर इनटू द बिजनेस। सो वो मनी जो प्रोप्राइटर या इन्वेस्टर या ओनर इन्वेस्ट करता है इनटू द बिजनेस, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली कैपिटल ही इक्विटी होती है, ठीक है। तो ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है ओनरशिप, ठीक है। जो ओनर ने मनी इन्वेस्ट की है, तो जो इन्वेस्ट किया तो उसमें उसकी ओनरशिप तो डेफिनेटली रहेगी ना। सो कैपिटल या इक्विटी क्या डिनोट करता है, व्हाट इज इक्विटी, इट इज द ओनरशिप, it is the money that is invested by the proprietor or owner into the business, ठीक है। इक्विटी क्या होता है, what is owned, कि उसका क्या है, एंड डेट क्या हो गया, what is owed, जो उसको ऑब्लिगेशन पे ऑफ करनी है, ये एक ऑब्लिगेशन होती है जो पे ऑफ करनी रहती है, ठीक है। एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विटी, फर्स्ट इज स्टॉक्स,
सेकेंड इज रियल एस्टेट एंड थर्ड इज बिजनेस। स्टॉक्स में क्या हो जाएगा, स्टॉक्स आपकी क्या होती है, इक्विटीज होती है। सपोज करो ये कंपनी है एबीसी कंपनी, ठीक है, इसमें ये ए पर्सन ने इस कंपनी के 20% स्टॉक्स परचेज कर लिए, मींस 20% शेयर्स परचेज कर लिए, तो ए की ओनरशिप कितनी रहेगी, 20%, ठीक है। सो स्टॉक्स भी क्या होगी, स्टॉक से क्या डिनोट होता है, इक्विटी डिनोट होती है। रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी, ठीक है, इसमें क्या आएगा, होम इक्विटी। तो होम इक्विटी क्या हुई आपकी, जितना भी आपकी वैल्यू है प्रॉपर्टी की, ठीक है, जैसे आपने ये घर परचेज किया, इसकी जो भी वैल्यू है, इसमें से हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कि आपने कितना डेट लिया हुआ है, तो आपके पास आ जाएगी ना होम इक्विटी, कि आपकी होम इक्विटी कितनी है। सपोज करो आपका घर की वैल्यू 10 लाख है, ठीक है, उसमें से आपने 4 लाख डेट ली है, तो आपकी होम इक्विटी कितनी हुई, 6 लाख, जिसके ओनर आप होंगे, राइट। सो होम इक्विटी क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू में से जब आप अमाउंट ओड को सब्ट्रैक्ट करते हो, देन यू विल गेट होम इक्विटी। देन बिजनेस में तो ओनर की ही इक्विटी होती है, ठीक है। जब ओनर की इक्विटी क्या होती है, जब एसेट्स में से आप लाइबिलिटीज माइनस करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, तो यू विल गेट ओनर्स इक्विटी, कि ओनर्स की शेयर होल्डिंग कितनी है, ओनर्स शेयर होल्डिंग, ओनर्स शेयर होल्डिंग, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं इसको और क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, कि इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने हैं, शेयर होल्डर्स की इक्विटी कितनी है। कैसे पता चलेगा, कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं, जब इन दोनों का डिफरेंस निकलेगा, कि कंपनी के पास 20 लाख के एसेट्स हैं, ठीक है, बट कंपनी के पास 12 लाख की क्या है, लाइबिलिटी है, कर्जा देने वाला है, तो ओनर की इक्विटी कितनी होगी उसमें, मतलब ओनर का कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, 8 लाख ही ना, तो ओनर की इक्विटी कितनी रहेगी, 8 लाख। सो इज द कंसेप्ट ऑफ इक्विटी क्लियर टू यू। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। देन व्हाट इज बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या होती है, ठीक है। बैलेंस शीट क्या बताती है हमें, कि कंपनी के पास क्या है, ठीक है, कंपनी क्या ओन करती है, और कंपनी के पास क्या है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में उस कंपनी के पास, एबीसी कंपनी के पास क्या है और वो क्या ओन करती है, कौन बताता है, बैलेंस शीट बताती है, राइट। सो व्हाट अ कंपनी ओन्स एंड ओस, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जो कंपनी ने कर्जे देने हैं या कंपनी के अपनी चीजें क्या है, वो कौन बताता है, बैलेंस शीट बताती है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, इट इज नॉट पीरियड ऑफ टाइम, इट इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू। पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरेशन बताता है, जैसे कि आपने प्रॉफिट सर्टेन करना हो, प्रॉफिट फाइंड आउट करना हो, तो आप पीरियड ऑफ टाइम में देखोगे, मतलब कि आप देखोगे कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताना है, तो एज ऑन 31 मार्च, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टाइम उस टाइम पे कितना है आपके पास, ठीक है। देन बैलेंस शीट का क्या कंसेप्ट रहता है, ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड होती है, जिसको क्या बोलते हैं, जो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या रहती है आपकी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। अब आपको पता है व्हाट आर एसेट्स, व्हाट आर लाइबिलिटीज एंड व्हाट आर ओनर्स इक्विटी, ठीक है। सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी, मीन्स की वही ओनर्स की इक्विटी होगी। अब यहाँ पे इसको बस लाइबिलिटीज को यहाँ पे लेके, ठीक है, तो जब हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। अब आप पूछ सकते हो कि मैम ये इक्वेशन कहाँ से डिराइव हुई है, तो जो भी कंपनी के पास एसेट्स होते हैं, जो भी रिसोर्सेज होते हैं, या तो वो कंपनी ने कर्जा लेके बनाया होगा, ठीक है, या तो उसने डेट लिया होगा, ठीक है, या तो उसने अपनी पैसे लगाए होंगे, ठीक है, या तो उसने अपनी कैपिटल लगाई होगी, अगर कैपिटल लगाई होगी तो वो इक्विटी बन जाएगी, ठीक है।
रिसोर्सेज आपके, एसेट्स आपके दो ही केसेस से बन सकते हैं ना, आइदर आपने डेट रेस कर दी है या तो आपने इक्विटी बढ़ा दी है, मतलब कि आपने कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट कर दी है। तो वही हुआ कि अगर आपने अपनी इक्विटी बढ़ा दी है, ठीक है, तो आपके एसेट्स बन जाएंगे। अगर आपने लाइबिलिटीज लेके आए, कुछ चीज कंस्ट्रक्ट किया है, तो वो भी आपका एसेट बन जाएगा, ठीक है। तो दैट इज वाई लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी ऐड हो जाती है और उससे आपके टोटल एसेट का पता चल जाता है, ठीक है। उससे आपके टोटल एसेट्स का पता चल जाता है कि लाइबिलिटीज कितनी है और इक्विटी कितनी है, शेयर होल्डिंग कितनी है। जितनी इक्विटी होगी, जितनी लाइबिलिटीज होंगी, उतने ही आपके एसेट्स भी रहेंगे। अब मुझे इसको आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि एसेट्स में क्या आता है या लाइबिलिटीज में क्या आता है या इक्विटी में क्या रहता है, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट रहती है बैलेंस शीट? क्योंकि इससे आपको फाइनेंशियल हेल्थ का पता चलता है कि आपकी फाइनेंसेस कैसे जा रही हैं, ठीक है। आपके एसेट्स कितने हैं, आपकी लाइबिलिटीज कितनी है, आपके पास अपनी शेयर होल्डिंग कितनी है। सो यहाँ से आपको पूरी फाइनेंशियल हेल्थ का पता चलता है, ठीक है। आपको इजिली क्या लोन्स भी मिल जाते हैं, यू विल बी एबल टू एक्वायर लोन्स, ठीक है। आपको लोन्स इजिली मिल जाएंगे अगर आपकी बैलेंस शीट प्रॉपर मैच हो रही होगी। तो इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक हेल्दी पोजीशन में है, ठीक है। हेल्दी बिजनेस है आपका, तो आपको इजी लोन्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कंपनी की वैल्यू यहाँ से बढ़ जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, वैल्यू ऑफ द कंपनी का पता चलता है, कितनी गुडविल गुडविल जनरेट हो जाती है यहाँ से, ठीक है। कि कंपनी कोई भी विंडो ड्रेसिंग नहीं करती, ठीक है। विंडो ड्रेसिंग मीन्स कि कोई भी अकाउंट्स को मैनिपुलेट नहीं कर रही है, ठीक है। मोनिटर चेंजेस ओवर टाइम, जो भी चेंजेस आप लाते हो टाइम टू टाइम, वो सारे आपके रिफ्लेक्ट हो जाते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। बट यू शुड नो वन थिंग दैट बैलेंस शीट डोंट कैप्चर एवरीथिंग। बैलेंस शीट सारा कुछ कैप्चर नहीं करती। जैसे कि अमेजिंग ब्रांड्स हो गए या ग्रेट इंप्लॉइज कौन कौन से हैं आपके, ये चीजें हमें बैलेंस शीट नहीं बताती। नाउ व्हाट आर योर ड्राइंग्स? ये पेंटिंग वाली ड्राइंग्स नहीं है, बट इस इन ड्राइंग्स का मतलब क्या रहता है, वो पैसे जो ओनर विड्रॉ करता है एंटरप्राइज से या बिजनेस से या ऑर्गेनाइजेशन से फॉर पर्सनल यूज। अपने पर्सनल यूज के लिए जब ओनर पैसे विड्रॉ करता है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे। और ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हैं, ड्राइंग्स अकाउंट में। सपोज इस पर्सन ने, एबीसी पर्सन ने अपनी डॉटर की मैरिज करनी है एंड ही नीड्स लोन, ही नीड्स मनी। तो वो क्या करेगा, बिजनेस से ये पैसे निकाल लेगा, ठीक है। वो बिजनेस से पैसे निकाल लेगा, राइट। तो उसको पैसे मिल जाएंगे। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे ओनर की इक्विटी कम हो जाएगी ना। सपोज करो आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में, मीन्स कि आपकी इक्विटी कितनी है, शेयर होल्डिंग कितनी है, 10 लाख रुपीज की, ठीक है। बट एबीसी पर्सन की डॉटर की मैरिज थी और उसने 2 लाख सब बिजनेस से निकाल लिए। अब इक्विटी कितनी रह गई, 8 लाख रह गई ना, ठीक है। वो 2 लाख जो उसने अपनी ड्रॉइंग्स पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद हमें पता चलेगा कि उसकी ओनर्स की इक्विटी कितनी रह गई है, ठीक है। ड्रॉइंग्स के बाद आपकी इक्विटी कम हो जाती है, डाउन हो जाती है, क्योंकि आपने पर्सनल यूज के लिए आपने पैसे निकाल लिए होते हैं, ठीक है। सो इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉइंग्स क्लियर टू यू? नाउ व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू मतलब टोटल सेल्स, ठीक है। कितनी आपने सेल्स की, जितना रेवेन्यू होगा उतनी आपकी इनकम भी होगी, ठीक है, टोटल इनकम, ठीक है। तो रेवेन्यू क्या हो गया, आपकी कितनी सेल्स हैं, मींस कि कितने यूनिट्स आपने सोल्ड किए। सपोज करो आपने 100 यूनिट सोल्ड किए और उसकी कॉस्ट कितनी है, ठीक है। कॉस्ट कितनी है, एक यूनिट की कॉस्ट है अगर 10 रुपीज, तो टोटल 100 यूनिट्स की सेल्स कितनी हो जाएगी आपकी, 1000 रुपीज, राइट। सो आपकी टोटल यूनिट की सेल, टोटल रेवेन्यू कितना आप जनरेट कर लोगे, 1000 रुपीज। तो टोटल सेल्स कितनी हुई, 1000 रुपीज की। टोटल इनकम कितनी हुई, 1000 रुपीज, ठीक है। तो रेवेन्यू क्या हो गया, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। मींस की टोटल सेल्स कितनी है कि कितने आपने यूनिट बेचे और उस यूनिट की पर यूनिट की कॉस्ट कितनी थी, तो वही आपका रेवेन्यू रहेगा, राइट। उसके बाद एक्सपेंसेस क्या होते हैं, खर्चा, ठीक है। तो एक्सपेंसेस क्या हुए, आपके खर्चे, जो कॉस्ट इनकर्ड होती है बिजनेस में उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। जैसे रेंट हो गया, स्टेशनरी हो गया, बिल्स हो गए, टैक्सेस हो गए। इसका बेनिफिट क्या होता है,
दे हेल्प टू अर्न रेवेन्यू, ठीक है, बाय एसेट्स, रेज फंड्स, ठीक है। आप क्या करते हो, एसेट बाय कर सकते हो, रेवेन्यू अर्न कर सकते हो, राइट, ठीक है। तो अगर आप खर्चे करोगे, अगर आपके खर्चे होंगे तो वहां से आप कुछ जनरेट भी तो कर सकते हो ना, ठीक है। तो ये कॉस्ट इनकर की जाती है बिजनेस में। अगर आपने एक्सपेंडिचर किया, ठीक है, और आपने उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का काम किया, तो आपकी प्रॉपर्टी बनी ना, ठीक है। तो या आपने सपोज करो, आपने एक्सपेंस किया और आपने मशीनरी परचेज कर ली, अब आप क्या हो जाओगे, ऑटोमेशन की तरफ चले जाओगे, ठीक है। ऑटोमेशन की तरफ जाओगे तो आपके बिजनेस को फायदा हो जाएगा, आपके बिजनेस की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो दीज आर दिस बेनिफिट्स। नाउ हम पढ़ेंगे प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट क्या हुआ, जब आपकी इनकम ज्यादा होती है एक्सपेंसेस से। इनकम हो गई ना टोटल सेल्स या रेवेन्यू, जब आप रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करते हो देन एक्सपेंसेस, तो क्या हो गया, आपका प्रॉफिट रहता है, ठीक है। टोटल इनकम में से जब आप एक्सपेंसेस माइनस कर देते हो तो आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। मतलब अगर आपकी टोटल इनकम है 20 lakhs, उसमें से आपके एक्सपेंसेस है 5 lakhs, तो आपके पास टोटल प्रॉफिट कितना रहेगा, 15 lakhs का, ठीक है। तो प्रॉफिट का ऑपोजिट क्या होता है, लॉस होता है। जब आपके एक्सपेंसेस ज्यादा रहते हैं देन योर रेवेन्यू, मीन्स योर एक्सपेंसेस आर हायर देन योर रेवेन्यू, तो क्या हो गया, आपको लॉस हो जाता है। मीन्स आपके खर्चे 25 लाख के हैं बट आपका रेवेन्यू 20 लाख का है, तो 5 लाख आपका क्या हुआ, लॉस हो गया, राइट। सो जब प्रॉफिट होता है यू फील हैप्पी, जब लॉस होता है तो यू फील सैड। देन हु आर द क्रेडिटर्स एंड हु आर द डेटर्स। सपोज टू फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, ठीक है। ए नीड्स मनी, ठीक है, ए नीड्स मनी। ए जाएगा किसके पास, बी के पास, ठीक है। बी हैज मनी, बी के पास पैसे हैं, ठीक है। तो एक ए को पैसों की जरूरत है, वो बी के पास जा रहा है पैसे मांगने, ठीक है। अब बी क्या करेगा, बी के पास तो पैसे हैं, बी क्या करेगा, ए को पैसे दे देगा, ठीक है। तो जिस जो पैसे देगा उसे बोलेंगे क्रेडिटर, मतलब गिवर और लेंडर, ठीक है। और जो पैसे ले रहा होगा, ठीक है, झुक के जो पैसे ले रहा है उसे क्या बोलेंगे, डेटर। जो जिसने हाथ फैलाए हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, डेटर बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि इसको पैसे चाहिए, इसने डेट को रेज किया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डेटर बोलेंगे, या क्रेडिट सीकर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो इन दिस इमेज यू कैन सी दैट ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है, पैसे दे रहा है इस पर्सन, तो ये क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, ये कौन हो गया, डेटर हो गया। क्रेडिटर कौन होते हैं, गिवर होते हैं, डेटर कौन होते हैं, सीकर रहते हैं। तो आप इसको सीजी करके भी लर्न कर सकते हो, क्रेडिटर गिवर, ठीक है। सीजी का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो आप इसको सीजी करके भी लर्न कर सकते हो, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाती है बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर, ठीक है। तो सीजी से हो गया क्रेडिटर गिवर, ठीक है, डेटर सीकर, राइट। उसके बाद है आपका लास्ट टर्मिनोलॉजी रहेगी आज के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या होते हैं। टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल सेल्स में से जब आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर लेते हो तो हमारे पास क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गुड्स बेचने में आपकी कितनी कॉस्ट लगी उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। टोटल रेवेन्यू में से जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। जो होता है टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। हमने टोटल प्रॉफिट को पढ़ा था ना कि कैसे निकलता है, रेवेन्यू में से जब आप एक्सपेंस माइनस करते हो, तो एक्सपेंस क्या हुआ आपका, जितनी कॉस्ट लगी आपको गुड्स बेचने में, ठीक है। और रेवेन्यू क्या है, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, वही चीज है। उसके बाद जब आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट,
ठीक है। उसमें से जब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? डे टू डे जो आपके खर्चे रहते हैं, डे टू डे आपके जो एक्सपेंसेस रहते हैं, उनको क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वहां से आपको क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एंड आप जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से टैक्स माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स यू गेट द नेट प्रॉफिट। ठीक है, आपको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट। तो जब भी वर्ड नेट होता है तो इसका मतलब उसमें से टैक्स वगैरह डिडक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो जब भी आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से टैक्सेस को डिडक्ट कर दोगे आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। सो रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया, आपको मिला ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए, आपको मिला ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आपने टैक्सेस माइनस किया, आपको मिला नेट प्रॉफिट। सो इज दिस क्लियर टू यू? तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।